अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन आज भी अहम तरीन मौजू फ़ाइज़ ईसा की बीवी की लंदन में प्रॉपर्टी। मामला बहुत सादा था, लेकिन इस मामले को इतना पेचीदा क्यों बनाया गया, पेचीदा बनाने वाले लोग कौन हैं, उनके मकासद क्या हैं, इस केस से वो क्या निकालना चाहते हैं, क्या इस केस के इसलिए वो इफ्तिखार चौधरी जैसी कोई मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे वाकई कुछ इन्वेस्टर आ चुके हैं, क्या कुछ बाहर बैठे मुल्क से लोग जिसमें शरीफ बरदरान भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी हैं, क्या वो इसको वकला की एक बड़ी मूवमेंट बना के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या इस पे कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इन तमाम बातों का आज जायज़ा लेंगे और मैं आगाज़ करता हूँ 10 रुकनी बेंच का जो फैसला आया उससे। 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस को कालादम करार दे दिया और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दे दी कि FBI इस पे तहकीक करे। FBI की तहकीकात के नतीजे में ये भी कह दिया गया कि इसमें सुमोटो की गुंजाइश भी मौजूद रहेगी। मिठाइयाँ बटी, हुकूमत मुखालफ, स्टेब्लिशमेंट मुखालफ और PTI मुखालफ बहुत सारे वकला, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया, मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन कुछ लोग आज भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। कल मेरी कुछ सीनियर्स वकला से बात हुई, कामरान मुर्तज़ा और मैं एक टीवी शो में थे। कामरान मुर्तज़ा का ख्याल था कि जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं वो नादान है। इस फैसले के नतीजे में अभी आगे जाके बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे और वो इसमें भी कुछ साजिश देख रहे थे और उनका ख्याल था कि जो FBI को केस भेजा गया है इसमें एक साजिश है और हम लोग इसमें रिव्यू में जाएंगे और फ़ाइज़ ईसा साहब को भी रिव्यू में जाना चाहिए। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये मुतालबा किया था कि FBI को रेफ़र किया जाए, क्या हुकूमत ने ये मुतालबा किया था कि केस FBI को रेफ़र किया जाए, तो फिर रेफ़र क्यों किया गया। अच्छा, सुमोटो का इसमें ऑप्शन भी रखा गया। एक तरफ रेफरेंस को कालादम करार दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उसको उसी तरह लटका भी दिया गया। अब देखना ये है, ये रेफरेंस जो 13 माह से चल रहा था, इसमें एक अटॉर्नी जनरल भी उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया और इस केस में हुकूमती नुमाइंदगी करने के लिए फ़रोग़ नसीम साहब को भी बार बार इस्तीफ़े देने पड़ रहे हैं और इसमें और भी बहुत से तारीख़ी नौइयत के कमेंट्स आए, रिमार्क्स आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई। लेकिन 13 माह के दौरान एक ही बात फ़ाइज़ ईसा से पूछी जाती रही कि आप सिर्फ फरमा दीजिए कि मनी ट्रेल कहाँ है, जो जायदाद आपकी है, लीगल पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, कहाँ से आए हैं, मनी ट्रेल क्या है। तो 13 माह तक मनी ट्रेल सामने नहीं आई। उसके बाद अचानक उनकी मिसेस सामने आई और मिसेस का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया। इस पर भी लोग पॉइंट रेज कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इस केस में फ़ाइज़ ईसा साहब की जो मिसेस हैं उनको ना सिर्फ मौका दिया गया, बल्कि बड़े पेशेंस के साथ तमाम जजेस ने सुना और उसमें बड़ी जज्बाती कैफियत भी रही। कई दफ़ा मोहतरमा आबदीदा हो गई और उन्होंने कुछ फैक्ट्स सामने रखे, उन्होंने अपने तमाम जायदादों के सबूत शेयर किए और उन सबूतों को सिर्फ एक वीडियो के ऊपर देखने के बाद ही तस्लीम कर लिया गया और उसकी रोशनी में एक फ़ैसला सुना दिया गया और फैसला आप लोगों के सामने है। अब देखना ये है, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तारीखी नौइयत का फैसला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज पेश हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस फैसले को इतना डिले करके 13 महीने तक, अभी भी खैर ये फैसला और चलेगा, इसको एक हाइप दी गई, एक मोमेंटम इसका क्रिएट किया गया और ये एक रूटीन का फैसला समझने की बजाय इसको एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा एक तारीखी वाक़या बना के पेश करने की कोशिश की गई और 13 माह तक इसको डिले करके ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के ऊपर एक चढ़ाई की साजिश है। और उसको नथी इस बात से किया गया कि फैज़ाबाद का चूँकि केस था और उस केस का फैसला फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुनाया था और उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शदीद नाराज़ है और इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो इसका फैसला करवाए और वो फ़ाइज़ ईसा को देखना नहीं चाह रही। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग इस हकीकत को समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत हर मुल्क के अंदर होती है, हमारे यहाँ भी है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या तो बहुत अंडरमाइन कर लिया गया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लेकिन वो इतनी गई गुजरी है कि वो इस तरह के
फैसले या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती। फिर साथ ही साथ कहा गया कि जो जजेस की फ़ोटो बनाई जा रही हैं, उनकी जासूसी की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को अगर ये सब कुछ करना था तो उसको इस तरीके से ये सारी चीज़ें की करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर किसी साहब का इस तरह का डिज़ाइन है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उस पर दुआई की जा सकती है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ लोग इस केस को इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया एक केस बनाना चाह रहे हैं और उसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी जैसी एक मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं सिंपल ये पूछता हूँ कि फ़ाइज़ ईसा साहब से जो सिंपल सवाल किया गया, जिसका जवाब बहुत पहले दिया जा सकता था, और अगर मोहतरमा जो उनकी मिसेस ने प्रूफ दिए, ये प्रूफ ऑलरेडी उनके पास मौजूद थे, तो ये बहुत पहले वो शेयर कर देते, तो खोसा साहब की मौजूदगी में ये रेफरेंस आगे बढ़ता ही ना, रेफरेंस बनता ही ना, रेफरेंस उसी जगह ही ख़त्म हो जाता। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने ये रेफरेंस दायर भी किया है तो कोई अनहोनी बात नहीं है, प्रेसिडेंट का इख्तियार है। और देखें इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है। हुकूमत रेफरेंस लेके जा रही है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इसको रेफरेंस को दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस है, तो ये बड़ा एक अहम नोयत का एक केस है। लेकिन देखना यह है कि इस केस को पोलिटिसाइज ज़्यादा किया गया, इसको कानूनी और आइनी तरीके से केस को लड़ने की बजाय हर दफ़ा जब ये सवाल हुआ कि इसकी मनी ट्रेल दी जाए तो आगे से जवाब आया कि ये शहजाद अकबर साहब की भी प्रॉपर्टीज हैं, इमरान खान की भी प्रॉपर्टी है, उनकी बहन की भी प्रॉपर्टी है, और जहांगीर तरीन साहब की भी प्रॉपर्टी है, और फलां की भी है। लेकिन किसी दूसरे शख्स की खामी ज़ाहिर है मेरी खूबी तो नहीं बन सकती। अगर इमरान खान साहब भी गलत हैं, फलां भी गलत है, शहजाद अकबर भी गलत है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ज़ाहिर है वो जज साहब की खूबी तो नहीं बन सकती। जज साहब जजेस ने ज़ाहिर एक हलफ उठाया होता है, उसका पास रखना होता है। तो मैं कल ही एक वाक़या पढ़ रहा था, बल्कि 10-15 वाक़यात ऐसे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो मेरी नज़र से गुजरे, जिसमें जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने केस को शुरू करने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। मैं एक इंडियन जज का वाक़या पढ़ रहा था जिसमें उसकी बीवी के फ्लैट की भी एक बात हुई, तो उन्होंने समात के साथ ही इस्तीफ़ा दे दिया और नोट ये लिखा कि मैं अगर इसमें बरी भी हो जाऊँ, सच्चा साबित भी हो जाऊँ, तो मेरे तमाम केसेस मशकूक रहेंगे और तमाम केसेस जो हैं उन पे हमेशा से ये बात होती रहेगी, लिहाजा मुझे जज रहने का कोई हक नहीं। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो केस चल रहा है, और इस केस के हवाले से वो लोग जो पनामा के अंदर जिन लोगों ने मिठाइयाँ जल्दी में बांटी थी और उसके बाद फिर रोते हुए नज़र आए, इस केस में भी कुछ लोग ये देख रहे हैं, जिसमें कामरान मुर्तज़ा साहब, ये इस तरह के और लोग जो पिटिशनर भी थे, उनका ख्याल है कि जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कल को ये इस की और शक्ल केस की सामने जब आएगी तो फिर वो क्या करेंगे। तो लिहाजा इस केस को इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह की एक मूवमेंट की शक्ल देने की प्लानिंग भी हो रही है। ये प्लानिंग कौन कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वकला कैसे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, और कौन से वकला, कौन सी बॉडीज़, कौन से लोग हैं जो इजलास पे इजलास कर रहे हैं। तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं और इस मामले को डिले किया जा रहा है। इसको सिंपल एक सादा केस के तौर पे नहीं, बल्कि इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको एक सियासी नौयत का केस बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब का रेफरेंस भी था, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो रेफरेंस ठीक नहीं था, वो ठीक था। उसमें क्या उनके बेटे के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे वो ठीक नहीं थे, क्या इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ जो चार्जेस थे वो गलत थे, लेकिन उसकी मिस हैंडलिंग हुई, और हैंडलिंग जब गलत हुई तो बहुत सारे लोगों को मौका मिला। लेकिन एक और भी उसका पॉइंट था, ये आज के जो डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनको समझना होगा कि उस वक़्त सिचुएशन और थी जब तहरीक चली थी। तहरीक को कामयाब बनाने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका हमेशा एक रोल रहा है, उस वक़्त वो उस तहरीक के साथ थे। कियानी साहब उस वक़्त इफ्तिखार चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहे थे, जो DGISI थे, जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब पीछे हटे और कियानी साहब को मौका मिला। तो वो एक बड़ी इंजीनियर्ड किस्म की तहरीक थी। शायद अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब ये तहरीक चलाने की ख्वाहिशमंद जो लोग हैं उनको शायद ऐसे किसी अदारे से सपोर्ट ना मिले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और वर्सेस अदलिया, ये एक लड़ाई बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि अदलिया इस लड़ाई में जाती है या इससे बचने की कोशिश करती है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस लड़ाई का हिस्सा बनती है या इस लड़ाई से बचने की कोशिश करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हुकूमत का। हुकूमत
ایک بیچ میں کیا سینڈوچ بنے گی دو اداروں کی لڑائی میں اگر شروع ہو جاتی ہے کھل کے، تو کیا سینڈوچ بن جائیں گے عمران خان صاحب، یا عمران خان صاحب کوئی وائز ڈیسیژن لیں گے یا بچ نکلیں گے ساری صورتحال سے؟ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا، دوسری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشرف صاحب کا ایک معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ مشرف صاحب کو موقع نہیں دیا گیا اور فائز عیسیٰ صاحب کی مسز کو موقع دے دیا گیا کہ وہ اس پہ کھل کے بات کر سکیں. اچھا، ایک چیز ایف بی آر کے فیصلے، ایف بی آر کی رپورٹ کے حوالے سے ابھی سے انڈیکیٹ کی جا رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہاں سے چیزیں ایسی نکل سکتی ہیں کہ جو آگے جا کے اس کیس کو کیس کا پاسا پڑ سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ریفرنس تھا کیا یہ آئینی نہیں تھا؟ کیا 209 کے تحت کسی جج کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ اور اگر ہو سکتا ہے کسی جج کا احتساب تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ 209 آرٹیکل کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہی ایک ادارہ ہے. ہم سنا کرتے تھے، اور بلکہ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ججز جرنیل اور جرنلسٹ کا احتساب نہیں ہو سکتا. تو اس ملک کے اندر جرنلسٹوں کا احتساب تو ہو رہا ہے، بڑا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. آج بھی کئی جرنلسٹ جیلوں کے اندر ہے. تو جرنیلز کا احتساب کا بھی ایک میکینزم موجود ہے، اور وہ احتساب ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو کرپشن پہ، بہت سارے لوگوں کو کسی اور طرح سے سزائیں ملی. اب ججز کی باری آئی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ تمام ایک جو انسٹیٹیوشن ہے ججز کا، جو جوڈیشری ہے، وہ ایک طرح سے تاثر اس کی طرف سے جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ ان کو مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عدلیہ کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ 22 کروڑ عوام عدلیہ کی آزادی کے اوپر پوری طرح سے کنسرنڈ ہے. آزاد میڈیا ساتھ کھڑا ہے، ہم سب کھڑے ہیں. عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایسا کوئی کیس، چھوٹا موٹا اگر کیس دائر ہو جاتا ہے، کیا عدلیہ کے اوپر حملہ ہے یا ایک قانونی راستہ ہے؟ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے؟ اگر قانونی راستہ اختیار کیا ہے تو پھر قانونی طریقے سے اس معاملے کو لینا چاہیے، پھر ری ایکشن بھی قانونی طریقے سے آنا چاہیے. یہ تاثر بہرحال دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ادارے کو ایک ادارہ آگے سے جواب دے رہا ہے. اگر اس طرح کا تاثر پیدا ہوگا، اس طرح کی لڑائی ہوگی تو بڑی تباہ کن ہوگی. وہ عمران خان صاحب بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور پاکستان کے اور ادارے بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اس کیس کو آئینی اور قانونی ہی رہنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے کچھ لوگ جو سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی بچنا چاہیے، اور پاکستان کے اداروں کو الرٹ رہنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس کیس کو استعمال کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں، اور حکومت کو کسی عجیب و غریب صورتحال کا شکار کر کے ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا نہیں ہے، تاکہ حکومت، پاکستان کے ادارے کسی اور بحران کا شکار نہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.